हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का लीनियर प्रोग्रामिंग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो था उसमें आपको डायरेक्टली सब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट ये सब आपको अवेलेबल थे। तो सिंपली आप वहां पर क्लास 11 के इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट को यूज करते हुए आप वहां पर मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट करते थे। लेकिन अभी हमको सेकेंड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखो उसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली तीन टाइप के आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये तीनों टाइप के बहुत इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अच्छी बात ये इजी है, बनते हैं, आराम से बनते, ठीक है। बस एक क्वेश्चन को अगर आपने वर्ड्स प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर फॉर्मुलेट करना सीख लिया तो बाकी आप बड़े मजे करके इस क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो देखो क्या क्या प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं। तो पहला तो आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मतलब क्या है कि जैसे मान लो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। आपकी किसी भी चीज की एक फैक्ट्री है, वहां पर दो मशीनें हैं और दो मशीनों से आप कोई प्रोडक्ट जो है क्या करते हो, तैयार करते हो, ठीक है। दोनों से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट जो है कुछ बनाते हो। जो मशीन ए है ना, ये मान लो एक घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाता है और ये जो मशीन बी है ये एक घंटे में 6 प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन मशीन ए ज्यादा प्रोडक्ट तो बनाता है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। अब मशीन बी कम बनाता है और ये क्या करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसने ज्यादा बनाया, इसने क्या किया, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। इसने चार कम बनाया लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या है, कम है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल तो आपको देना है ना। तो आपको किस मशीन में कितना प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम मिले और आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो मिलेगा उसको हम लोग किसमें डील करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में जो है डील करेंगे। अभी आते जाएगा क्वेश्चन तो आपको और क्लैरिफाई होते जाएगा कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है। फिर सेकेंड जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा वो है बेसिकली डाइट प्रॉब्लम, ठीक है। डाइट प्रॉब्लम मतलब जैसे आप लोगों में से कुछ लोग जिम जाते होंगे, कुछ वर्कआउट वगैरह करते हो, कुछ एथलीट करते होंगे, तो आपको डाइट की जरूरत रहती है मेंटेन करने की कि आपको एक दिन में इतना प्रोटीन लेना है, इतना ग्राम कार्ब्स लेना है, इतना ग्राम आपको विटामिन लेने हैं, ये सब लेने हैं करके। तो वहां पर आपको डाइट से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे जहां पर आपको डाइट बनाना रहेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेकर। लेकिन आपको डाइट जब बनाना रहेगा तो आपको एक चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि डाइट को बनाने में जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो क्या हो, मिनिमम हो। तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए सस्ते दाम में, वो कैसे प्रिपेयर हो सकता है। तो उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कहाँ पर आएंगे, आपके डाइट प्रॉब्लम में जो है आएंगे, ठीक है। तीसरा जो आपको प्रॉब्लम मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग में वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर एक शॉप है, ठीक है। ये एक फैक्ट्री है ए, ये एक फैक्ट्री है बी, ये एक फैक्ट्री है सी। आपकी एक शॉप है छोटी सी, आपको सारे सामान चाहिए, जो जनरल स्टोर्स जो होते हैं सामान आपको चाहिए। अगर आप फैक्ट्री ए से मंगाते हो तो वो 2 दिन में आता है और कुछ पैसे लगते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। आप बी से मंगाते हो तो एक दिन में आ जाता है लेकिन आपको पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सी जो है आपके घर के ज्यादा नजदीक है लेकिन ये सामान बहुत महंगा लगाता है। अब आपको ये देखना है कि तीनों फैक्ट्री में से मैं कौन सी फैक्ट्री से सामान मंगाऊं जिससे जल्दी भी आ जाए और पैसा भी मेरा सेव हो जाए। मतलब मैं तो बस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि किस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंडीशन भी दिया रहेगा कि जैसे फैक्ट्री ए जो है वो एक दिन में मान लो सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट ही सप्लाई कर सकता है, फैक्ट्री बी जो है 2 यूनिट ही सप्लाई कर सकता है। ऐसे करके क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन दी रहेगी। तो उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सस्ता करना है, प्लस आपके शॉप में सामान भी पहुंच जानी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे, ठीक है। तो देखो एल्गोरिदम हमारा क्या रहेगा, पहले तो हम लोग जो वर्ड्स में जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है उसको एक बार नहीं हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। आप भी 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे को एक बार पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। अब क्या करना, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम आए आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, फिर दूसरे बार उसको अच्छे से पढ़ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, उसका फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट करोगे। और फॉर्मुलेशन में भी पहला आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है।
कि हमको किसी चीज को मिनिमाइज करनी है कि किसी चीज को मैक्सिमाइज करनी है, क्या करनी है वो ढूंढोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढ लोगे, उसके बाद आप ढूंढोगे सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन मतलब उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट तो चाहिए ना जिसके बेसिस पर आप कर सको, मतलब रॉ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, वो ढूंढोगे। फिर तीसरा देखो, क्वेश्चन में आपको जो है क्या दिया रहेगा, एटलीस्ट वर्ड आएगा, एट मोस्ट वर्ड आएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इतना खर्चा कर सकते हैं, कम से कम इतना न्यूट्रिशन तो होना चाहिए। तो वहां पर आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एटलीस्ट आता है तो एटलीस्ट के लिए आप ये वाला साइन यूज करोगे, एटमोस्ट के लिए आप ये वाला साइन जो है यूज करोगे। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप में आपको ढूंढना पड़ेगा कंस्ट्रेंट। वैसे तो कंस्ट्रेंट ऑलमोस्ट हर इक्वेशन में वही रहता है कि x और y की वैल्यू 0 और 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ये आपका क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट रहेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको मिलेगा कहाँ, तो देखो या तो क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग वाले में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ जाएगा, या क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 हमारे सामने है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको सब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बेसिकली आपको टेबुलेट करना है चीजों को, जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है ना, जैसे एग्जांपल नंबर 6 में पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम है, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको टेबुलेट करना है, टेबल्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको कैसे करोगे, ध्यान से देखते जाना। देखो पहले तो क्वेश्चन आपको केयरफुली अच्छे से पढ़ना है, तब आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। एक कोई डाइटिशियन है जो कि 2 टाइप के फूड को क्या करना चाहता है, मिलाना चाहता है। ठीक है, 2 टाइप के फूड को मिलाते हुए उसको इस बात का ध्यान रखना है कि वो फूड को जब मिक्स करे तो उस फूड में विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए और विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट होना ही चाहिए। इतना चीज सबको समझ में आ गया। डाइटिशियन है, 2 टाइप के फूड है उसके पास, 2 टाइप के फूड को उसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो नया फूड बनेगा, जो नया डाइट बनेगा, उस डाइट में कंडीशन क्या है कि कम से कम 8 यूनिट क्या होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, और 10 यूनिट क्या होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो फूड को मिक्स करना चाहता है उसका नाम दिया है फूड 1 कंटेन्स। जो पहला फूड है उसका अगर आप 1 केजी लेते हो तो उसके 1 केजी में आपको मिलेगा 2 यूनिट विटामिन ए। ठीक है, और 1 यूनिट आपको मिलेगा 1 केजी में विटामिन सी। मतलब अगर आप फूड 1 लेते हो, फूड 1 कुछ भी हो सकता है, हमको मतलब नहीं, तो फूड 1 का अगर 1 केजी लेते हैं तो उस 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन ए है और 1 यूनिट क्या है, विटामिन सी है। वहीं पर जो दूसरा फूड है, दूसरा फूड अगर हम लोग लेते हैं उसका 1 किलो, तो उसके 1 किलो में 1 यूनिट क्या है, विटामिन ए है, और 2 यूनिट क्या है, विटामिन सी है। यहां तक क्लियर है। अगर आप फूड 1 का 1 किलो खरीद कर लाते हो दुकान से, तो आपको उसमें 1 किलो में आपको 2 यूनिट विटामिन ए मिल जाएगा, 1 यूनिट आपको विटामिन सी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप फूड 2 परचेज करके लाते हो मार्केट से, तो विटामिन ए में आपको 1 केजी अगर खरीद कर लाओगे तो विटामिन फूड 2 के 1 केजी में 1 यूनिट विटामिन ए होगा, 2 यूनिट विटामिन सी होगा। अब देखो इसके बाद इसकी कॉस्ट की बात की गई है। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेस फूड 1। अगर आप मार्केट जाते हो और फूड 1 वहां से खरीद कर लेकर आते हो, तो 1 केजी फूड 1 की जो प्राइस है ना वो कितनी है, ₹50 है, और फूड 2 की जो प्राइस है ना वो कितनी है, ₹70 है। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको आपको पहले तो फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में। उसके बाद देखो, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द सच मिक्सचर, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मिनिमाइज करना है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो आप यहां पर पहले लिख लो कि आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, किसको मिनिमाइज करना है, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट को कम करना है। तो अब कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करोगे, तो देखो
अब आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाकर आपको फूड 1 और फूड 2 खरीद कर लेकर आना है। कितना केजी खरीद कर लाओगे नहीं पता, तो लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट बी परचेज, लेट एक्स, आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, 1 केजी ऑफ फूड 1, हम लोग 1 केजी मतलब x केजी, सॉरी 1 केजी नहीं, मार्केट से जो फूड 1 लेकर आएंगे वो कितना केजी होगा, x केजी होगा, और y केजी जो होगा वो कौन होगा, फूड सेकेंड होगा। तो मार्केट गए, फूड 1 लेकर आए x केजी, और फूड 2 कितना परचेस किया हमने, y केजी। ये दोनों चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब अगर हम लोग फूड 1 x केजी लेकर आते हैं तो फूड 1 की प्राइस कितनी है, देखो 50 रुपीज पर केजी। तो अगर मैं मिनिमाइज फंक्शन को z से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा और यही तो मेरा कॉस्ट है, तो अगर 1 किलो की प्राइस 50 रुपए है तो x केजी की प्राइस कितनी होगी, 50 इंटू एक्स। अगर 1 केजी फूड 2 की प्राइस 70 रुपीज है तो y केजी मार्केट से मैं खरीद कर लाऊंगा तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 70y। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई? वंस मोर, हम मार्केट गए, फूड 1 हम लोगों को कितना लाना है नहीं पता, वी अज्यूम दैट फूड 1 हमको चाहिए x केजी, फूड 2 चाहिए हमको y केजी। 1 केजी जो फूड 1 है ना उसकी प्राइस 50 रुपए है तो x केजी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स हो जाएगी। 1 केजी फूड 2 की जो प्राइस है वो 70 रुपीज है तो y केजी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 70y हो जाएगी। ये मिल गया हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो आप सब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकालोगे, तो यहां पर दो चीजों की बात हुई है, फूड 1 और फूड 2। देखो क्या क्या बातें हुई हैं यहां पर, फूड 1, फूड 2, विटामिन ए, विटामिन बी। अच्छा, अब आप को जैसे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कैसे भी रखो, फूड 1 को कहीं भी रखो, विटामिन को कहीं भी रखो, इससे सब्जेक्टिव फंक्शन निकाल पाना बहुत इजी है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आते जाओगे तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा कि मतलब आइटम्स को कैसे अरेंज करें, हॉरिजॉन्टल में किसको रखें, वर्टिकल में किसको रखें। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं आपको अपने तरीके से तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना जिस आइटम में या जिस कमोडिटी में या जिस भी चीज की बात हुई है जिसमें रेस्ट्रिक्शन दिया होगा, ठीक है, कि ये चीज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए या इतना तो होना ही चाहिए, उस आइटम को आप कोशिश करना हॉरिजॉन्टल में रखने का। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, विटामिन पर रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए और विटामिन सी कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। तो आप इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना। तो अगर आप यहाँ पर टेबल बनाओगे तो यहाँ बनाओगे विटामिन ए का टेबल बनाओगे, फिर यहाँ बनाओगे विटामिन सी का, बी नहीं है विटामिन सी है। ठीक है, ये यहां बनेगा, तो फूड कहां बनेगा भाई, फूड ऊपर बनेगा। तो यहां पर है हमारे पास फूड 1 और यहां है हमारे पास फूड 2। तो देखो फूड 1 हमने कितना परचेस किया है, x केजी, तो आप बाजू में लिख लो कि आपको कितना खरीदा है, आपने x केजी खरीदा है ताकि टेबल बनाते समय आपको याद रहे। फूड 2 आपने मार्केट से कितना खरीद कर लाया है, y केजी खरीद कर लाया है। ठीक है, ये उसके बाद ये टेबल प्रिपेयर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर एक और बनाओगे क्या चीज, और वो है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो रेस्ट्रिक्शन, या रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखना तो आप कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो, रेस्ट्रिक्शन मतलब जो लिमिट दी हुई, आप लिमिट वर्ड भी यूज कर सकते हो। देखो अच्छा, विटामिन ए, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वापिस से पढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोग यहाँ पर देखो क्या चाहते हैं, हाँ विटामिन ए कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट तो होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो एक तो आप यहाँ पर ये सिंबल यूज कर लो, और विटामिन सी के लिए एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 यूज कर लो। अब वापिस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको चीजें समझ में आती जाएंगी। फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। जो फूड 1 है ना उसका 1 केजी अगर खरीदते हैं तो उसमें 2 यूनिट विटामिन होता है। तो 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन, तो हमने फूड 1 कितना खरीदा है, x केजी। तो अगर 1 केजी में 2 यूनिट तो x केजी में कितना होगा, 2x होगा। वापिस से इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक के बाद दूसरा बनाओगे कम कंफ्यूजन होगा, दूसरे के बाद तीसरा बनाओगे और कम कंफ्यूजन होते जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन का लेवल जो है कम होता जाएगा। तो देखो अब हमको क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम लोग फूड 1 खरीदते हैं
और फूड वन अगर खरीदते हैं तो उसके 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन होता है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में फूड वन कितना खरीदे हैं, x केजी। तो 1 केजी में अगर 2 यूनिट तो x केजी में कितना होगा, 2x होगा। उसके बाद देखो 1 यूनिट जो होता है वो विटामिन सी है, तो विटामिन सी 1 केजी में 1 यूनिट, x केजी में कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज, यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि बार बार यहाँ पर फिर आपको लगेगा कि ये सब क्या बार बार लिख रहे हैं करके। ठीक है, नीट एंड क्लीन रहेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये तो फूड वन हो गया। फूड टू देखो, फूड टू कहाँ है, फूड टू कहाँ है, यहाँ। फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। तो अगर फूड टू 1 केजी खरीदते हैं तो 1 यूनिट विटामिन होता है, तो अभी हमने कितना खरीदा है, y केजी, तो y केजी में कितना होगा, 1 इंटू वाई हो जाएगा। उसके बाद हाँ ये हो गया, एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। 1 केजी में विटामिन सी जो होता है वो 2 होता है, हमने y केजी खरीदा है तो दैट्स वाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y जो है हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, सब्जेक्टिव फंक्शन। तो 2x प्लस 1y, विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए ना, तो ये हो गया आपका पहला सब्जेक्टिव फंक्शन। फिर 1x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फूड वन ही खरीदेंगे, फूड वाई खरीदेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा कि हम लोग जो फूड वन लाएंगे वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब फूड टू जो खरीद कर लाएंगे वो भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट तो होना ही चाहिए। तो ये आपका बन गया सब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आपको अब क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है ही 50x प्लस 70y। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 50x प्लस 70y। अब सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास, तो देखो सब्जेक्टिव फंक्शन है 2x प्लस वाई, सब्जेक्टिव फंक्शन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और दूसरा है 1x प्लस वाई, या सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इन सबको हमको क्या करना है, ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर सबको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो आपको पहले तो ग्राफ के लिए लाइंस मतलब पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स कैसे ढूंढोगे, तो हम लोग यहाँ पर एक अजम्पशन करेंगे। क्या अजम्पशन, पहले तो सारे इक्वेशन को इक्वल मान लेंगे। ठीक है, जो इनइक्वालिटीज वाले इक्वेशन है उसको नॉर्मल इक्वेशन मान लेंगे, और पहले इक्वल का ग्राफ जो है वहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक, अब हमको ग्राफ में किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए, वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स कैसे निकलेगा, तो देखो एक सिंपल सा तरीका होता है, इजी तरीका होता है, एक बार x के जगह 0 रख दो, एक बार y के जगह 0 रख दो, आपको वैल्यूज जो है मिल जाएंगी, और उसको लोकेट भी कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया y। तो अगर मैं x के जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 आएगी। ठीक है, फिर सेकंड जो है यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखो तो यहां है हमारे पास x, यहां है हमारे पास y। अगर मैं x के जगह 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2y इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स 5। और फिर यहाँ पर जब मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, ये दोनों तो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि तो इजिली x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस होता है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है। ये तो हमको पता है कि ये कहाँ लोकेट होने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ। तो ये है हमारे पास, देखो आप ग्राफ को एग्जाम में ना क्लियरली बनाना, ठीक है, क्योंकि एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन बनाना, और दूसरा है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे पूरा फोकस करना, अच्छे से नीट एंड क्लीन बने आपका ग्राफ, मतलब कॉपी चेक करने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ग्राफ को पढ़ के कि ये क्या ग्राफ इसने बनाया है उसको क्लियरली समझ में आए।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 का गैप्स ले लेता हूँ। मैक्सिमम हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू है, 10, तो हम लोग 2 का गैप ले लेते हैं। तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 2, 4, 6। आप इक्वल डिस्टेंस पे लेना ना, ऐसा रफली मत ले लेना। चलो, पहला इक्वेशन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 0,8 एंड 4,0। तो 0, x की वैल्यू 0 और ये 8 कहाँ पर आएगा, y एक्सिस में आएगा 0,8, और दूसरी वैल्यू कहाँ पर आएगी हमारे पास 4,0। तो 4,0 जो है यहाँ पे आएगा। अब इसको हम लोग करते हैं ज्वाइन। ये, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसके इक्वेशन को, और उसका इक्वेशन कौन सा है, एक मिनट ना, कौन सा था इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का इक्वेशन। ठीक है, फिर दूसरा जो है हमारे पास वो है 0,5 एंड 10,0। सो 0,5 कहाँ पे लोकेट होगा, y एक्सिस में, तो ये तो 6 है, तो 5 यहाँ पर आएगा, 0,5 ये हो गया, और 10,0 यहाँ हो गया, 10,0। इसको लोकेट करते हैं हम लोग, ये अभी इक्वल वाले ग्राफ है ना। इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा 2 पॉइंट्स और बचे हैं लोकेट करना। x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर आएगा, ये खुद ब खुद y एक्सिस हो जाएगा, ये y इज इक्वल x y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा, और इसमें y की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला हो जाएगा। अब इनकी इनइक्वालिटीज को देखते हैं। तो इनइक्वालिटीज को देखने के लिए सबसे इजी तरीका होता है कि देखो, जितनी भी लाइनें हैं ना, चाहे ये ब्लू वाले लाइन हो चाहे ग्रीन वाली लाइन हो, वो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, अपवर्ड पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा, वो हम लोग ओरिजिन की वैल्यूज को रख के चेक करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 रखूंगा, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0। क्या 0 8 से कभी भी बड़ा हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता। और 0 0 कहाँ था, नीचे की तरफ था, मतलब ये जो ब्लू वाला जो लाइन है इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ नहीं है, इसका सॉल्यूशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ पर भी वैल्यू रखूंगा 0 प्लस 0 तो 0 आएगा, 0 की वैल्यू अगेन क्या है, 10 से बड़ी नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ग्रीन वाले लाइन का सॉल्यूशन भी अपवर्ड पार्ट में होगा। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये, और ये इज इक्वल टू 0। तो कॉमन एरिया अभी हमको कौन सा मिला, तो कॉमन एरिया जो है अभी हमको मिला है कौन सा, एक मिनट में आपको बता देता हूं, ये वाला पूरा रीजन, यहां से इधर के जितने भी है ना, ये पूरा ओपन, ये यहां से लेके ये जितने भी हैं, ये सब हमारे क्या है, सॉल्यूशन वाले रीजन है। अब हमको कॉर्नर पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा मिल रहा है, देखो, एक कॉर्नर पॉइंट्स तो ये है हमारा A, एक कॉर्नर पॉइंट है ये है हमारा B, और एक कॉर्नर पॉइंट है ये है हमारे पास C। अब इन तीनों की वैल्यूज हम लोग निकालते हैं, और इन तीनों की वैल्यू निकालकर हम लोग चेक करते हैं कि मिनिमम कितना आंसर हमारा आएगा। फाइनल कंक्लूजन वाला टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमको पहला क्या लिखना है, पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, फिर यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट जब हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को लिखना है, फिर कोऑर्डिनेट जब हो जाएगा फिर वैल्यू ऑफ z को आपको लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास हैं A, B और C। A का कोऑर्डिनेट देखो सिंपल सा है, वो y एक्सिस पर है, मतलब 0,8 है। अच्छा, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन से दो इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये वाले ग्रीन वाले को,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x + 4y = 20। सॉल्यूशन करने के लिए फिर इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, -3y, और फिर यहाँ पर 8 में से यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा, -12 y, ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 2 = 8, 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो b वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, 4। c वाला तो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है मतलब 10 वाले लोकेशन पर है, तो 10, 0। अब देखो z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 50x + 70y, तो z = 50x + 70y थी। तो x के जगह जब 0 रखेंगे और इसके जगह हम लोग 8 रखेंगे तो 8 7 = 42, मतलब 420 रुपए पड़ेगा। 52 * 100, और ये अच्छा यहाँ पर जब रखेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो 50 और ये हो जाएगा 100, 7 4 = 28, तो कितना आ जाएगा, 380 रुपीज। फिर जब 10 रखेंगे तो 10 और 0 रखेंगे तो आ जाएगा 500। तो देखो ये वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो कि हमको चाहिए था। मतलब उसको क्या करना चाहिए, डाइटिशियन को फूड 1 2 किलो खरीदना चाहिए और फूड 2 जो है उसको 4 kg खरीदना चाहिए, जिससे उसको कॉस्ट सस्ता पड़ेगा और उसके सारे रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएंगे। मतलब उसको विटामिन जितना देना है वो विटामिन भी वो दे पाएगा, पैसा भी बच जाएगा, सब चीज अच्छी हो जाएगी। तो आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, हेंस डाइटिशियन शुड बाय 2 kg फूड 1 and 4 kg ऑफ फूड 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, 380 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा डाइट वाला प्रॉब्लम है। आपको डाइट वाले जो भी ऐसे प्रॉब्लम मिले आप उसको इस तरीके से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगर हमको यहाँ पर दिया है मैन्युफैक्चरिंग का। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम, जिससे आपको सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते, सीधा आरडी शर्मा सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो सीबीएसई जो होता है उसने जो सिलेबस बनाया बहुत स्ट्रक्चर्ड वाइज बनाया है। ठीक है, आपको पहले डेफिनेटली एग्जाम्पल तो करने ही चाहिए एटलीस्ट आपके लिए एनसीईआरटी का, फिर उसके बाद आप जितना एटमोस्ट करना चाहो, आरडी शर्मा करना चाहो, एग्जाम्पलर करना चाहो, जो भी करना चाहो वो आप पे डिपेंड होता है, ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो। मिनिमम आपको एनसीईआरटी जो है डेफिनेटली करनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी सिलेबस ये खत्म हो जाए, आपका फरवरी लास्ट तक हो जाएगा, कोशिश करता हूं मैं। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें जो है हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है बेसिकली बेस्ड है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर भी कैसा बेस्ड है वो, मैन्युफैक्चरिंग पर। मतलब कोई इंडस्ट्री होगी, कोई प्लांट होगा, कोई फैक्ट्री होगा जहां पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, उस प्रॉब्लम्स को आपको दिया गया है और आपको बोला जाएगा कि आप बताओ कि मतलब मिनिमाइज करना होगा कि मैक्सिमाइज करना होगा, वो तो हमको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है हमको। A manufacturing company makes two models A and B of a product. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि दो टाइप के मॉडल बनाती है, मॉडल ए एंड मॉडल बी। ईच प्राइस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्ड, देखो जो मॉडल ए है उसको चाहिए 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 आवर फॉर फिनिशिंग। अगर आपको प्रोडक्ट ए को कंप्लीटली बनाना है तो 9 घंटे उसको लेबर को देना पड़ेगा, मतलब 9 घंटे लेबर का काम चाहिए उस पे और 1 घंटे उसमें फिनिशिंग में चाहिए। ठीक है, मतलब 9 घंटे फैब्रिकेटिंग पर्पस पर और 1 घंटे उसके डिजाइन को मतलब फिनिशिंग देने पर उसको चाहिए 1 घंटे। उसके बाद ईच मॉडल ऑफ बी, जो बी मॉडल है उसको 12 घंटे चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए और 3 घंटे चाहिए किसके लिए, फिनिशिंग के लिए। ठीक है, मतलब फैब्रिकेटिंग मतलब बनाना, तोड़ना, जोड़ना जो भी होगा वो 12 घंटे में हो जाएगा और उसका फाइनल जो लुक होगा उसको तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं। For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 hours respectively. लेकिन कंडीशन क्या है, अब हमारे पास देखो फैब्रिकेटिंग करने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए जो मशीन जो अवेलेबल है
वो 180 घंटे के लिए ही अवेलेबल है फैब्रिकेटिंग वाला, और फिनिशिंग वाला 3 घंटे के लिए ही अवेलेबल है। अब क्यों ये अवेलेबल है वो हमको नहीं जानना है, क्वेश्चन ने बस हमको कंडीशन दिया है कि फैब्रिकेटिंग जो मशीन करता है वो मशीन सिर्फ 180 घंटे काम कर सकता है, और जो फिनिशिंग का काम करता है वो मशीन जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, 30 घंटे ही काम कर सकता है। ठीक है, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन है, आपका रेस्ट्रिक्शन याद रखना। और मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट इतना कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप टेबल प्रिपेयर करोगे तो हॉरिजॉन्टल में किसको रखोगे, फैब्रिकेटिंग आवर और फिनिशिंग आवर को रखोगे। The company makes a profit of 8,000 on each product of model A। जब वो मॉडल ए बनाकर वो कंपनी बेचता है तो उसको 8,000 का फायदा होता है। जब मॉडल बी को बनाकर बेचता है तो उसको 12,000 का फायदा होता है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस फैक्ट्री को कितने ए मॉडल बनाने चाहिए, कितने बी मॉडल बनाने चाहिए पर वीक, जिससे उसको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। अब आप बोलोगे कि सर जब मॉडल बी में 12,000 का होता है तो मॉडल बी को ही बना लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखो मॉडल बी को जब आप बनाओगे तो आपको 12 घंटे फैब्रिकेटिंग के लिए देना पड़ेगा और 3 घंटे जो है फिनिशिंग के लिए। मतलब एक ही प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, 15 घंटे हो जाएंगे आपके। तो उस हिसाब से तो 180 घंटे और 210 ही घंटे आपके पास अवेलेबल हैं, तो सामान तो कम बनेगी। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, मॉडल ए जो कम 10 घंटे में बन जा रहा है इसको बना लेते हैं, लेकिन अगर 10 घंटे में बन जा रहा है तो प्रॉफिट भी तो कम हो रहा है ना। तो दोनों चीजों को आपको देखना है, मतलब आपका मशीन का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, ऐसा नहीं कि मशीन आवर कम पड़ जाए या मशीन आवर ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लस प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमम बना रहे। तो दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना है, आपका मशीन का भी प्रॉपर यूज हो जाए और आपके पैसे भी प्रॉपर आ जाए। जैसे हम लोग सबसे पहला वाला एग्जांपल किए थे ना कि स्टोरेज था, एक डीलर था जिसको टेबल एंड चेयर खरीदना था, तो वहां पर सेम कंडीशन था कि उसके स्पेस का भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि स्पेस का वो रेंट दे रहा था, प्लस उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा था उसका भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, प्लस उसको प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो देखो अब आपको मैंने बताया था पहले आप ढूंढोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, देखो मॉडल ए एंड मॉडल बी पर वीक मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा और मैक्सिमम है जेड, ठीक है। अब किसको मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ है, हाँ। अब कितना बनाएंगे मॉडल ए और कितना बनाएंगे मॉडल बी, सो लेट अस अज्यूम वी विल मेक मॉडल मॉडल ए, जो मॉडल ए बनाएंगे वो x यूनिट बनाएंगे, जो मॉडल बी बनाएंगे वो y यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो मॉडल ए बनेगा x यूनिट, मॉडल बी बनेगा y यूनिट। तो मॉडल ए के एक सामान में 8,000 का फायदा होता है, तो x सामान पर कितना होगा, 8,000 इंटू एक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मॉडल ए के वन प्रोडक्ट पर वी गेट प्रॉफिट 8,000। सो अगर एक प्रोडक्ट बनाने से 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सो x यूनिट बनाने से कितना होगा, 8,000 इंटू एक्स होगा। उसी तरीके से मॉडल बी एक को बना के बेचने से 12,000 का फायदा होता है, तो अगर y बनाएंगे तो कितना होगा, 12,000 इंटू वाई, और दोनों मिलाकर हमको प्रॉफिट ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमारा 8,000 x प्लस 12,000 y जो है होगा। देन अब आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है, तो टेबल में आपको मैंने बताया था आप टेबल जब बनाओगे तो कोशिश करना कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन दिया हो वो रेस्ट्रिक्शन वाले को हॉरिजॉन्टल में रखना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन बार बार नहीं होगा कि इक्वेशन गलत आ गया, मिस्टेक होगी, ऐसी चीजें जो है नहीं होगी। तो देखो अभी आपके पास क्या चीजें दी गई हैं हॉरिजॉन्टल में, मतलब रेस्ट्रिक्शन किस में दिया है, रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली फैब्रिकेटिंग आवर्स, और देखो मैक्सिमम लेबर आवर जो अवेलेबल है 180 और ये। तो हॉरिजॉन्टल में आप यहाँ पर लिखोगे फैब्रिकेटिंग आवर, ठीक है, फैब्रिकेटिंग आवर, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या, फिनिशिंग आवर। ये कंप्लीट हो गया हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल में क्या आ जाएगा, वर्टिकल में आएगा मॉडल ए और मॉडल बी। तो यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ मॉडल ए, और मॉडल ए कितना बन रहा है, x यूनिट बन रहा है, मॉडल बी जो कि कितना बन रहा है, y यूनिट जो है बन रहा है।
फिर आप अगला कॉलम बनाओगे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का या लिमिटेशन का, जो भी आपको दिया रहेगा। तो देखो अभी मैक्सिमम बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना आवर्स अवेलेबल हैं। तो रेस्ट्रिक्शन, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट। अब इसको प्रॉपर टेबुलेट कर लेना, ठीक है, प्रॉपर टेबुलेट तो करना आ जाएगा आपको, अच्छा दिखे, जिससे दिखना भी तो अच्छा चाहिए ना। सो रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना यूज हो सकता है, कम से कम तो कितना भी यूज हो सकता है। सो लेस देन इक्वल्स टू, अभी आपका यहाँ आएगा 180 और लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा 30, मतलब 180 से ज्यादा यूज नहीं हो सकता, 30 से ज्यादा यूज नहीं हो सकता। तो इसके लिए यही कंडीशन है, ठीक है। एटलीस्ट के लिए उल्टा हो जाएगा, ये तो एटमोस्ट वाला केस है। तो देखो मॉडल ए की बात करते हैं ना, ठीक है। तो ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्ड 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। तो एक मॉडल ए को 9 घंटे लगते हैं किसके लिए, फैब्रिकेटिंग के लिए। तो एक्स प्रोडक्ट के लिए कितना लगेगा, 9x लगेगा। एंड 1 आवर फॉर फिनिशिंग, फिनिशिंग के लिए एक सामान को फिनिशिंग होने में x घंटे लगते हैं, तो x सामान को कितना लगेगा, 1x लगेगा। मॉडल बी को 12 घंटे लगते हैं फैब्रिकेटिंग में, तो 12 घंटे एक को लगते हैं, लेकिन हमको तो y बनानी है, तो 12y हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है देखो क्या है, एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग, तो एक को लगता है 3 घंटे, तो y को कितना लगेगा, 3 into y हो जाएगा। अब आपके सब्जेक्टिव फंक्शन क्या बने, आपके सब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा 3x plus 12y is less than equals to 180, और दूसरा है x plus 3y less than equals to 30। इसके बाद आपको वापस से ये अज्यूम करना है कि मॉडल ए 0 नहीं बन सकता, मॉडल ए भी आपको कुछ ना कुछ बनाना है, मॉडल बी भी आपको कुछ ना कुछ बनानी है। सो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनानी है, तो ग्राफ बनाते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव z इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8000 x प्लस 12000 y। सो 8000 x प्लस 12000 y, और आपके ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। फिर आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन, अच्छा 9x प्लस 12y को 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 4y, और इसको 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, हाँ 60। सो 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। एंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन वाज, मतलब सेकेंड सब्जेक्टिव फंक्शन वाज x प्लस 3y इज लेस देन 30। सो x प्लस 3y is less than equals to 30, और एक है greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। Now let us assume that what, 3x plus 4y is equal to 60 and x plus 3y is equal to 30, और x is equal to 0, y is equal to 0। अब इसके लिए हमको इसको ग्राफ में लोकेट करना है, सो वी नीड पॉइंट्स, तो फटाक से पॉइंट निकालते हैं हम लोग इसके लिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y इज इक्वल टू 60, मतलब 15। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो कितनी आ जाएगी, 20। यहां पे रखते हैं सेकेंड वाले के लिए x और y, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 30। ग्राफ प्रिपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आई थिंक 5 का गैप लेने से या 10 का गैप लेने से ये आ जाएगा। सो 0 यहाँ है, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 0,15, तो 0,15 यहाँ कहीं पर आएगा, उसके बाद 20,0 ये। तो इसको मैं एक सेपरेट कलर से दिखा देता हूं आपको, इसको ज्वाइन करके ये। एंड सेकेंड वन इज 20,0 हो गया पहले वाले का। इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। एंड सेकेंड वन इज 0,10, तो 0,10 यहाँ आएगा और 30,0 यहाँ आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये
ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 तो आपका ये वाला एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 जो है कौन सा हो जाएगा, आपका x एक्सिस हो जाएगा। अब इनइक्वालिटीज चेक करते हैं, तो अगर 0 0 रखेंगे तो हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब 3x + 4y का सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा, इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा, इसका भी सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा, और ये तो इधर ग्रेटर देन, ये इधर ग्रेटर देन, तो कॉमन रीजन हमको क्या मिला, ये हमारा कॉमन रीजन है। ठीक है। अब इस कॉमन रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देखो एक तो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, अलग से कलर से दिखा देते हैं, ये पॉइंट आ रहा है ए, ये पॉइंट आ रहा है बी, ये पॉइंट आ रहा है सी। तो लास्टेबल यहाँ पर आएगा हमारे पास पॉइंट, यहाँ हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेट, और यहाँ आएगा वैल्यू ऑफ जेड। तो जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,10, तो यहाँ आ जाएगा 0,10। फिर बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट को जब आप सॉल्व करोगे, मतलब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन कौन सा, 3x + 4y = 60, और दूसरा जो इक्वेशन है रेड वाले का इक्वेशन है 3x + 3y, तो x + 3y = 30। आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12,6 जो है आएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 12 और 6 आ रहा है। उसके बाद जो c वाला पॉइंट है, c वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 20,0 है, क्योंकि वो x एक्सिस पर है। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब मैं यहाँ पर 10 रखूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 3 और 4 0 मिलेगा। जब मैं यहाँ पर 12 रखूंगा तो 12 96 + 6, तो 3 0 1 2 3 16 ये आएगा। और जब यहाँ 20 रखेंगे तो 8 2 60, 1 2 3 4, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1,68,000। चेक करते हैं, हाँ 1,68,000 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो उसको मॉडल ए बनाना चाहिए 12, मॉडल बी बनाना चाहिए 6, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन हो गया आप उसको प्रैक्टिस करना, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग क्वेश्चन जो है बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।